17वीं और 18वीं सदी तक आते आते भारत का शेयर घट करके 15% आया। भारत से आगे चीन आ गया, भारत नंबर 2 पे गया। और 1947 में जब भारत आजाद होता है तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। मात्र 2%। 2014 में भारत की स्थिति क्या थी? भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था इन 65-70 वर्षों में। और 2014 से जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है कि भारत दुनिया के अंदर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 2 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। एक लंबी यात्रा। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था 27 में बनेगा। इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा हमारे सामने खड़ी होगी। उन स्थितियों में भारत के सामने अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा आने वाली है, उसके लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत आज के दिन पे दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। हम मानते हैं 47 तक यह संभव होगा, जरूर होगा। अगर यही गति रही तो प्रगति अपने आप आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की भी यह स्थिति थी। उत्तर प्रदेश 2047 और 60 तक, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश का नेशनल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान था वह 14% था। 14%, यानी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। आजादी के समय, आजादी के 1 दशक बाद। लेकिन ये घटते घटते आज 2016-17 तक हम कहां पहुंचे? देश की 8वीं अर्थव्यवस्था और नेशनल जीडीपी में यूपी का योगदान 8%। आज पिछले 8 वर्ष में, 8.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए, थे, यानी ये 14 से हमारा 8 पे आना, 14% से 8% पे आना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था से 8वीं अर्थव्यवस्था बनना, इसने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे, आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं। आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है।
सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। वो उत्साह में बदले, लोगों के मन में एक नया उत्साह आए। और मुझे प्रसन्नता, आज मैं ये तीसरे बड़े सेमिनार का हिस्सा बन रहा हूं। मैं प्रातःकालीन सत्र में पूर्वाह्न में आईआईटी कानपुर में था। आईआईटी कानपुर में मैंने देखा कि वहां पे 1000 से अधिक देश के टेक्नोक्रेट और जीवन के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग एकत्र थे, और इंडस्ट्री के लीडर्स भी वहां 300 से ज्यादा एकत्र हुए थे, जिन्होंने 3 मुद्दों को विषय बनाया है। अगले 2-3 दिनों तक वे लोग उस पर मंथन करेंगे, और उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर और सस्टेबिलिटी को लेकर के, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के वह एक व्यापक विचार विमर्श का केंद्र बिंदु आईआईटी कानपुर के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में था। मैं दोनों डिप्टी सीएम भी उसी कार्यक्रम में थे, और उसमें भी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर के, वोकल फॉर लोकल के मुद्दे को लेकर के, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर के ही सेवा पखवाड़ा का जो आगामी कार्यक्रम होने जा रहा है, इन मुद्दों पे चर्चा हुई थी। यानी जिन विषयों से हम भागते थे, आज उस पे चर्चा हो रही है। बुंदेलखंड के नागरिकों, आज लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ है, बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था से ग्रिड फेल होने जैसी भी कर सकता हूं। जब यूपी का योगदान नेशनल जीडीपी में 14% रहा होगा, मैं मानता हूं यहां सबसे उर्वरा भूमि थी, कृषि प्रधान व्यवस्था थी, लेकिन एमएसएमई का भी सबसे बड़ा आधार हमारे पास था। सर्विस सेक्टर में हमारे पास यहां पे टूरिज्म के, स्पिरिचुअल टूरिज्म के, इको टूरिज्म के, हेरिटेज टूरिज्म के बेहतरीन केंद्र थे, और समयबद्धता हम भूल गए, सब विस्मृत हो गए। कृषि के क्षेत्र में क्या होना है, आज आप देखते होंगे कितना अंतर आ गया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, यहां पे यही यूपी है। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। यहां का एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया था। वहां पर कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पी प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। उत्तर प्रदेश जो शिक्षा का एक केंद्र माना जाता था, वह आप याद करिए 1947 में, और उसके बाद जब राज्यों के पुनर्गठन हुए थे, अलग अलग राज्यों को बनाया गया था, उसमें बहुत सारे राज्यों में, यानी कई राज्य ऐसे थे जिसमें शिक्षा के लिए शिक्षक उत्तर प्रदेश से गए थे, उत्तर प्रदेश से। आज भी जब मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं, राजस्थान में जाता हूं, हरियाणा में जाता हूं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में जाता हूं, तो मुझे विशुद्ध हिंदी बोलते हुए दिखाई देते। मैं पूछता हूं, भाई आप कहां के रहने वाले हैं, कैसे? तो कहते साहब उत्तर प्रदेश से हमारे पूर्वज आए थे। मैं कहता हूं कब आए थे? वो कहते साहब 1947 में देश की आजादी के बाद जब ये राज्य बना तो शिक्षक नहीं थे, तो हम लोग वहां से शिक्षक के रूप में हमारे पूर्वज आए थे। अब याद करिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा का एक केंद्र रहा होगा, और कब नहीं था? काशी तो है ही, काशी में सब होता था। और भी हमारे पास प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, शिक्षा के केंद्र थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में मैं एक दिन वहां गया था, वहां पे पांडुलिपियां को मैं देख रहा था। 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां वहां पे हैं। 200 वर्षों का अपना इतिहास है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का। ठीक है, एक कॉलेज था, कॉलेज से बाद में उस विश्वविद्यालय बना।
लेकिन हमने अपने गौरव और अपनी गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रयास होना चाहिए था, वह शिथिल क्या हुआ कि हम पिछड़ते गए और पिछड़ते पिछड़ते वहां तक पहुंच गए कि बीमार मानसिकता वालों ने उत्तर प्रदेश को ही बीमारू राज्य बना दिया। हर एक सेक्टर में बीमार, पहचान का संकट खड़ा हो गया। और पिछले 8 वर्ष की उत्तर प्रदेश की इस यात्रा से संबंधित एक पुस्तिका भी आपके हाथों में आई होगी, नहीं आई होगी तो यहां पे नियोजन विभाग आपको उपलब्ध कराएगा। दूसरा, इन 8 वर्षों में अगर हम उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं, एसजीडीपी यूपी की बढ़ सकती है, कोई कारण नहीं कि ना हो, उत्तर प्रदेश में ना हो सकता हो, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, वही टीम है। केवल सरकार तो बदली थी, बाकी प्रशासनिक टीम वही है। ठीक है, कुछ लोग नए भर्ती हुए होंगे, लेकिन लीड करने वाले तो वही टीम थी, काम करने वाली वही टीम थी। और उसी टीम ने कार्य करके दिखाया भी। जिस उत्तर प्रदेश में 13 लाख करोड़ की कुल जीएसडीपी थी, वह उत्तर प्रदेश आज इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ रुपए की अपनी जीएसडीपी के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, यह आप सबके सामने है। यानी हमने हर एक फील्ड में काम किया है और मेरा मानना है कि ये संभावनाएं पहले भी थी। मुझे याद है कोविड कालखंड के दौरान, तब तक 2018 में हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ला चुके थे, जिसके माध्यम से हम लोगों ने यहां के एमएसएमई की ब्रांडिंग की थी और उसको आगे बढ़ाया था, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसे हम लोगों ने मार्केट के साथ, उसे डिजाइन के साथ जोड़ने का काम किया था। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि इससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उस फील्ड में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। और जब उन लोगों से कहा गया कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़िए, हम सरकार को हम सपोर्ट करेंगे, एग्जीबिशन लगनी प्रारंभ हुई, उनको सहयोग दिया जाने लग गया, सपोर्ट किया जाने लग गया, सरकार उनके साथ खड़ी हो गई। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ करके लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एमएसएमई का सर्वाधिक योगदान उसमें है। कोविड कालखंड के दौरान जब हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी बाहर से आए, एक चैलेंज था। मैं उस समय कई मुख्यमंत्रियों से बात किया कि भाई देखो, हमारे यहाँ के लोग हैं, आप उनकी कोई व्यवस्था करिए। वो लोग भी असहाय थे, नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा, हमने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा हम सड़क पे नहीं घूमने देंगे, उसके लिए क्वारंटीन बनाएंगे, क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे, उनको हम लोग लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था देंगे। और हम लोगों ने उस समय व्यवस्था की। उस समय मुझे याद है तमाम लोगों ने मुझे कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप, ये बवाल क्यों मोल ले दे रहे हैं। हमने कहा भी देखो, सड़क पे उसको मरने देने से अच्छा है कि हम उसको बेहतर सुविधा देंगे और जूझेंगे। तो लड़ाई है एक महामारी के खिलाफ, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, एक देश की लड़ाई है, हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा।